नमस्कार मित्रों चलिए किताबों की दुनिया में एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। और ये चर्चा तब होती है क्योंकि अब रेलें अब आरंभ हो गई हैं। तो रेलें जब आरंभ हो जाएं तो रेलवे स्टेशन की अपनी एक ज़िंदगी होती है। वहाँ लोग खुले में भी खाने में संकोच नहीं करते और खड़े होकर किसी भी स्टॉल या किसी भी वेंड के पास खड़े होकर वो लोग वेंडर से लेकर उसके वहीं कोनी टिकाकर और कॉफ़ी भी और उसके बाद साथ में हॉट डॉग भी या कोई भी चीज़ जो लेते हैं अपनी पसंद की थोड़ी बहुत वो ले लेते हैं। अब तो डोसा बड़ा जो है ये भी अवेलेबल होते हैं और वेंडिंग जो है जो वेंडर्स हैं वो आपको कोनी रखने की इजाज़त देते हैं, आपके सामने खड़े होकर खाने की एक सुविधा भी प्रदान कर देते हैं और आप वहाँ से चटखारे लेके खाते हुए और उसके बाद आप चले जाते हैं। उस वक्त आप भूल चुके होते हैं कि कोरोना या उसमें हम 2 साल 2.5 साल लिप्त रहे हैं। और ये स्थिति कमोबेश सभी स्टेशनों पर है। ये ठीक है कि अब खुले में ज़्यादा जो खोमचे वाले हैं उनको अनुमति नहीं मिलती है, वो सफाई कई बार नहीं बेचारे रख पाते अपनी आर्थिकता की वजह से। लेकिन वो खोमचे वाले बाहर तो ज़िंदगी उसी ढर्रे पर धीरे धीरे लौट रही है और वहीं पर आवाज़ देकर और वो चम्मच बजाकर जो आकर्षित करने वाली बात है वो अभी तक दोबारा फिर से नए सिरे से कम से कम रेलवे स्टेशन की परिधि के बाहर तो आरंभ हो गई है। धीरे धीरे शायद स्टेशनों पर भी आ जाए। अब धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे ये रेल के डिब्बों में प्रवेश करके पुराने टाइप के किस्से कहानियाँ, छोटे छोटे आकर्षक वस्तुएं, कोई जंजीर बेचता है, कोई ताले छोटे छोटे बेचता है, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे लौट रही हैं। लेकिन इनको वक्त लगेगा क्योंकि जो पुराने बेचने वाले थे या तो वो बेचारे भी बीमार पड़ गए क्योंकि उनके पास तो ना तो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उनको प्राप्त थी और ना ही वो ध्यान रख पाते थे, ना ही उनके पास इतने पैसे होते थे कि उन पैसों के आधार पर वो कुछ ज़िंदगी जो है नए ढर्रे से प्रस्तुत कर सकें। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब बुक स्टॉल जो हैं रेलवे के वो दोबारा फिर से जागृत हो गए हैं। पहले 2 तरह के बुक स्टॉल देश भर में होते थे, एक गुलाब सिंह एंड सन्स, गुलाब सिंह एंड सन्स, मुंशी गुलाब सिंह एंड सन्स, और दूसरा A.H. व्हीलर। A.H. व्हीलर के बुक स्टॉल जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रहे थे और देश भर में आप अंदाज़ा लगाइए कि एक समय में इनके 700 बुक स्टॉल थे व्हीलर कंपनी के। ये ब्रिटिश कंपनी थी लेकिन उसमें बाद में भारतीयों का दखल बढ़ता गया और भारतीयों का प्रभुत्व भी इस पर हो गया। मुख्यालय इनका शायद इलाहाबाद में था। मुंशी गुलाब सिंह एंड सन्स दिल्ली से ही ऑपरेट करते थे। गुलाब सिंह एंड सन्स के नाम से एक बहुत बड़ा प्रकाशन संस्थान, बाद में इसको एक अन्य प्रकाशन MBD ने ख़रीद भी लिया और ये गुलाब भवन के नाम से आपको जो प्रेस एरिया वाला जो क्षेत्र है उसमें आपको नज़र आ जाएगी इमारत, जहाँ भी अखबारों के दफ्तर हैं मुख्य रूप से बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग पे, वहाँ आपको ये नज़र आ जाती है। अब यह है कि बुक स्टॉल्स पर वो पुराने चाचा चौधरी वाले कॉमिक्स वो भी लौटने लगे हैं। वो धीरे धीरे वापस आ रहे हैं कि अब चाचा चौधरी है और बिल्लू और पिंकी, इनके भी एक सीरीज़ आती थी वो भी वापस लौट आई है। रमन और श्रीमती जी वो भी वापस लौट आई है। डब्बू जी स्वयं तो पता नहीं अब हैं कि नहीं, लेकिन डब्बू जी का आबिद सुरती का जो कोना है वो भी नए सिरे से सामने आ गया है। और कुछ एक जगह पे आपने R.K. लक्ष्मण और इनके जो सुधीर दर के जो कार्टून्स वाली पुस्तकें हैं वो भी लौट आई हैं। स्वरूप बदल गया है क्योंकि वो ये जानते हैं कि जब चीज़ काउंटर पे बेचनी है तो उसकी जो प्रस्तुति है वो पहला पेज तो उसका आकर्षक होगा, तब जाके बात बनेगी। कुछ वार टाइम थ्योरीज युद्ध कालीन कहानियों पर आधारित जो चीज़ें थी वो भी लौटने लगी हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये थी कि इस बार ये देखा एक रेलवे स्टेशन पर कि एक पुराने ज़माने के लेखक थे जो कि आम तौर पर बड़े प्रचलित अपने वक्त में रहे, वो दोबारा फिर से लौटने लगे। उनमें ओम प्रकाश शर्मा और कुशवाहा कांत के उपन्यास मित्रों बहुत लोकप्रिय रहे थे और एक समय ये भी था कि कुशवाहा कांत के उपन्यासों की भरमार होती थी। कुशवाहा कांत के जो थीम होते थे वो जो उसमें देशभक्ति की बात भी होती थी, क्रांतिकारियों की बात भी होती थी, वीरता की कहानियाँ भी होती थी, सारा कुछ उसमें मिला जुला के प्रस्तुतिकरण को रोमांच का जो स्वरूप है वो देने में कुशवाहा कांत सफल रहते थे। और रोमानियत से भरे हुए उपन्यासों में गुलशन नंदा और दत्त भारती, ये 2 नाम अपने समय में बड़े स्थापित नाम थे। अब जो हैं ये चाचा चौधरी और रिंकू पिंकी, इनके ज़माने भी लौट आए हैं
और इनके जो कॉमिक्स हैं जो एक वक्त में बिल्कुल ही लगभग कमोबेश बुहार दिए गए थे, वो फिर से दिखाई देने लगे हैं। मकसद ये है कि तनाव से भरी ज़िंदगी को राहत देने के लिए एक छोटा मोटा ऐसा कोई आकार का जो पत्र पत्रिका है या कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्शन वो लोग ले लेते हैं, इसलिए कि एक तो उनकी दरें जो हैं बहुत हैवी नहीं होती। अच्छे टाइप की जो कॉफ़ी टेबल बुक है वो बहुत महंगी पड़ती है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा नज़र, बिक्री और प्रस्तुतिकरण इनका दोबारा फिर से नए शुरू हो गया है। अब ये बात अलग है कि यद्यपि अब बहुत सारी चीज़ें ऐप पर भी मिल जाती हैं और ऐप पर भी उसी तरह की प्रोडक्शंस जो हैं वो सामने आ जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मोटू पतलू कार्टून इनके जो थे वो भी आते थे। उसके बाद ये फौलादी सिंह के, ये क्रूक बॉन्ड के भी, ब्रुक बॉन्ड, क्रूक बॉन्ड, ये सारे ब्रांड चलते रहे। ब्रुक बॉन्ड सिर्फ चाय नहीं था बल्कि इसकी एक अपनी दास्तान है, फिर कभी उस पर विस्तार से विचार करेंगे। और ये फाइटर, टोड्स, गमराज, यमराज की तर्ज पे गमराज के नाम से ही बहुत एक पात्र था जिसकी प्रस्तुतियाँ बहुत आती थीं। सुपर कमांडो ध्रुव इस नाम से भी आती थी। ये सारी चीज़ें एक बार फिर से लौटने लगी हैं और लगता है कि ये चीज़ें लौट आई हैं तो धीरे धीरे हो सकता है कि जब पढ़ने और देखने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो तब पत्र पत्रिकाएं भी पुराने वक्त की शायद लौट आएँ। और मित्रों, इसमें दिलचस्प आपको थोड़ा सा एक उदाहरण दे दूं कि एक वक्त था जब एक पत्रिका समूह था मित्र प्रकाशन इलाहाबाद का। अब मुझे नहीं पता कि वो है या नहीं, लेकिन मित्र प्रकाशन की 4 पत्रिकाएं थी और चारों पत्रिकाओं की बिक्री बड़ी शिखर पर होती थी उन दिनों में। एक माया थी, उसमें महिलाओं पात्रों के से लेकर आधारित कहानियाँ जो हैं वो ज़्यादा छपती थी। एक मनोहर कहानियाँ थी, मनोहर कहानियाँ में रोमांच वाली चीज़ें होती थी। एक मनमोहन में बच्चों की, जैसे पराग और नंदन चलते थे उसी तर्ज पर मनमोहन भी मित्र प्रकाशन के 4 मुख्य प्रकाशनों में से एक था। एक माया, मनोरमा एक्सक्लूसिवली केवल मात्र महिलाओं के लिए थी, माया, मनोरमा, मनमोहन कहानियाँ, और एक और आपको अभी जिक्र किया है। चलिए, 4 उनके प्रकाशन मुख्य रूप से प्रचलित थे और चारों ही बिक्री के अंदाज से जो 5 अंकों की संख्या होती है उससे बढ़कर 6 अंकों तक पहुंच गए थे। और कुछ एक जगह पे तो ये था कि मनोहर कहानियाँ की बिक्री सबसे ज़्यादा होती थी, उसमें रोमांच भरी कहानियाँ, और रेलवे बुक स्टॉल्स पर सबसे ज़्यादा साम्राज्य उन्हीं का होता था। और कहते थे कि एक वक्त में ये पत्रिकाएं 5-5 लाख भी छपती थी, और 5-5 लाख का एक आंकड़ा बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस वक्त एक शौक़ था लोगों को ख़रीद कर पढ़ने का पत्रिकाओं के बारे में। और उस वक्त इसी शौक़ की वजह से इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, वो भी लाखों की संख्या वाला एक पत्रिका हो गई थी। ईव्स वीकली एक्सप्रेस गुरु का आता था, वो भी लाखों की संख्या में छपता था। धर्मयुग हिंदुस्तान तो थे ही, और इसमें धर्मयुग हिंदुस्तान में छपना जो है वो अपने आप के लिए किसी लेखक के लिए एक उपलब्धि से कम नहीं होता था। और जब इतनी कलरफुल और इतनी रंगीन और अच्छी प्रस्तुति वाली, कलात्मक प्रस्तुति वाली पत्रिकाएं आती थीं, उनमें बीच बीच में गंभीर पत्रिकाएं भी खप जाती थी। गंभीर पत्रिकाओं से मेरी मुराद है नई कहानियाँ, सारिका। ये भी खूब, सारिका तो खैर चित्रात्मक थी, बड़ी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की थी, उसकी प्रोडक्शन पर बहुत अच्छा पैसा भी खर्च करते थे। लेकिन उसके साथ साथ गंभीर जो थी प्रवृत्ति ये वाली पत्रिकाएं, ज्ञानोदय, नया ज्ञानोदय बाद में आया, पहले सिर्फ ज्ञानोदय था, ज्ञानोदय, लहर, कल्पना, और इसी तरह की जो अन्य जो पत्रिकाएं थी साहित्यिक, विशुद्ध साहित्यिक पत्रिकाएं, वो भी पढ़ ली जाती थी, इसलिए कि वो भी उसी बुक स्टॉल पे जहाँ चॉइस है, जहाँ विकल्प हैं, विकल्पों के रूप में लोग कहते थे कि एक हल्की फुल्की ले लो ताकि बच्चे भी पढ़ सकें, और एक गंभीर वाली ले लीजिए। और इस तरह से कुल मिलाकर मित्रों प्रस्तुति का जो था ना स्वरूप, वो बड़ा अच्छा हो गया था, और वो बढ़िया ढंग से सामने आने लगी थी चीज़ें। और अब भी वो दोबारा फिर से नज़र आ रही हैं पत्र पत्रिकाएं कार्टूनों वाली, तो ये एक अच्छा संकेत है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। शुक्रिया।